तो आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। आज से जो है हम क्लास 12 की फिजिक्स शुरू से चालू करेंगे, जिसमें हम पूरे एक चैप्टर से लास्ट तक कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। आज जो है हम पहली इकाई अर्थात स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे, जिसमें हम पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, आज जो है हम पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें पार्ट 1 है और 3-4 पार्ट में हम करीब 4 या 5 पार्ट जो बनेंगे, बहरहाल बेसिक से पढ़ा जाएगा। जो पार्ट बनेंगे उन पार्टों को पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके हम पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे। तो बिल्कुल क्या लिखा है, बेसिक टू हीरो, अर्थात कहने का मतलब बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स पढ़ी जाएगी। फिजिक्स को ना कि पढ़ने का मतलब है पढ़ा रटा नहीं जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसको फील किया जाएगा कि फिजिक्स जो है वास्तव में है क्या। फिजिक्स बहुत आनंद देगी, केवल आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो चालू करते हैं। पहली इकाई क्या है, तुम लोग लिखते रहो। पहला है, चैप्टर का नाम है, पहली इकाई जो पढ़ोगे एनसीईआरटी में हमने लिख दिया है पहले ही ताकि दिक्कत ना हो। क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। तो क्या है भैया स्थिर वैद्युतिकी, पहले ही लिख दिया है कि स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। तो देखो हमने लिखा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका आवेश का अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं उसको। बात समझ में आई क्या होती है? पहली इकाई जो पढ़ रहे हैं, अभी तो चैप्टर नहीं पढ़ रहे, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो पहला जो इकाई जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो पहला क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं। फिर भैया देखो, एक क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। 600 ईसा पूर्व पहले की बात है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थिर वैद्युतिकी की खोज की थी। अर्थात कभी भी पूछ लिया जाए कि स्थिर वैद्युतिकी की खोज किसने की थी, तो क्या नाम था वैज्ञानिक का? थेल्स ने सर्वप्रथम जो है स्थिर वैद्युतिकी की खोज की थी। फिर आगे क्या है, अम्बर नामक पदार्थ को जानवर की खाल पर रगड़ने से वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगे थे। अभी इसी चीज को हम वैद्युत क्षेत्र वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें विस्तार पूर्वक हम इस चीज को लिख के आपको देंगे, समझाएंगे। तो क्या है स्थिर वैद्युतिकी? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम 4 लेसन पढ़ेंगे। पहला भैया क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। चौथा है वैद्युत विभव। तीसरा है वैद्युत विभव। फिर है संधारित्र। तो आज जो है हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है चैप्टर का? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, और इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब है इसके कारण वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हो। यह काल्पनिक होता है। पहली चीज क्या होता है? काल्पनिक होता है। अर्थात आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो आगे देखते हैं क्या है भैया। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर है
जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना है आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में। देखो अभी हमने बताया, उसी को लिखा है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या? वैद्युत और दूसरी बात क्या है? चुंबकीय प्रभाव क्या करते? उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। ये काल्पनिक होता है, दिखाई नहीं देता है, तो इसका हम केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं भैया। तो कहने का मतलब समझ गए कि वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। और दूसरी बात देखो, हमने नोट पॉइंट में लिखा कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वस्तु के आवेशित होने का कारण है। अभी हमने बताया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत आवेश। और जब भैया ये इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र और कैसा? चुंबकीय प्रभाव, अर्थात वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते। ठीक है, अब बात आती है कि आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। अब समझते हैं कि ये धन आवेश और ऋण आवेश क्या है। धनावेश और ऋण आवेश, देखो क्या लिखा है? एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या हेडिंग है? आपने लिखा होगा कि आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो क्या होता है धनावेश? धन, मान लीजिए ये है, ये आपका धनावेश है और ये आपका क्या है? ऋण आवेश है। एक है धनावेश, एक क्या है? ऋण आवेश है। भैया एक ए वस्तु मान लेते हैं, एक मान लेते हैं बी। एक धनावेश है और क्या है? एक ऋण आवेश है। अब समझने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो हम आगे बताएंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। पहले ये चीज समझ लेते हैं कि भैया मान लीजिए आपको पता है कि धन का मतलब होता है धनी व्यक्ति, धन का मतलब धनी व्यक्ति समझ लीजिए, और ऋण का मतलब है कमी है जिसके पास। थोड़ी देर हम धन का मतलब धनी व्यक्ति से ही समझ लेते हैं, और ऋण का मतलब जिसके पास पैसा कम है। तो भैया आपको पता है जब कभी कहीं पैसा लुटाए जा रहे होंगे तो जिसके पास कम होगा वो एक प्रकार से पैसा अपनी ओर लूटता जाएगा, लेता जाएगा, और जिसके पास अधिक होंगे वो फेंकता जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बात पैसे की नहीं, बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है। इसमें एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और इसमें क्या हो रही है? अधिकता हो रही है। कहने का मतलब आपसे जब भी कोई पूछे कि धन आवेश क्या होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि वे वस्तुएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, वे वस्तुएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो किसी पदार्थ में, इसको नोट पॉइंट करके लिखते जाओ जो बोल रहे हैं। क्या है? आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं भैया, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की किसके कारण? कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, और किसी पदार्थ में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अभी किसी दो तत्व को लेकर हम आगे ये भी समझेंगे कि जब वो देता है तो कमी कैसे होती है और अधिकता कैसे होती है। तो आगे होगा समझ में आवेद्युत आवेश और इसके प्रकार। आगे चलते हैं हम। क्या है भैया? हाँ, आवेश की संकल्पना, अर्थात जो अभी धन आवेश ऋण आवेश सब समझे गए, हमने लिखा आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। भैया कई बार ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एयर फोर्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी संकल्पना किसके आधार पर की जाती है। तो भैया याद रखना, इसकी जो है आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब ये क्या लिखा है इसको हम थोड़ा बगल में समझ लेते हैं। हम एक तत्व ले लेते हैं, ये इन्होंने पहले भी लिखा है। भैया आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है। अब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आपको पता होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2, 8 और कितना होगा? 1 आता है। 2, 8, 1। अब आपको पता है कि जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसके अष्टक कोश में, अर्थात इस लास्ट वाली कक्षा में, लास्ट कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कितना है? 1 है। आपको पता है 8 करने के लिए या तो ये किसी से 7 ले ले और या तो 1 किसी को दे दे, या तो ये 8 किसी को ले ले और 1 क्या कर दे? दे दे। आपको पता है काम वही किया जाएगा जो आसान होता होगा। तो यहां पर क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। भैया जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची? 10 बची। और प्रोटॉन तो पहले से कितने थे? 11 थे। अब आपको पता है जब हम इसमें घटाएंगे, इसमें इसको घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन काहे का? प्लस वाले। अरे प्लस वाले का बड़ा है, ये 10 है, ये 11 है, तो भैया इस वाले का बड़ा होगा तो यहां पर प्लस का चिन्ह आएगा। अर्थात जब एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जब ये क्या कर रहा है? दान कर रहा है, और दान करने पर क्या उत्पन्न हुआ? धनावेश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? धनावेश। तो यही हमने लिखा, इलेक्ट्रॉन का जब दान करता है, भैया दान का मतलब एक प्रकार से क्या हो रही है? कमी हो रही है। और जब कमी होती है तो क्या उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। इसी तरीके हमने इसमें लिया, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, प्रोटॉनों की संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7। अब या तो ये 7 जो है उसको त्याग दे, या तो 1 क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो 1 जब ये ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 17 हो जाती है। तो भैया यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जब इसमें करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ये माइनस का आ गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? ग्रहण। कहने का मतलब इसमें अधिकता हो रही थी, और जब अधिकता होगी तो क्या उत्पन्न होगा? ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये थी आवेश की संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना किसके आधार पर नहीं की जाती, आगे वो देखेंगे। क्या है बच्चा? ये चीज सबसे मोस्ट है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर के आधार पर तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर प्रोटॉन पर नहीं दी जाती है तो उसका कारण क्या है? प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती? पहला केस है, पहला पॉइंट है बच्चा कि प्रोटॉन जो है उससे इतना गुना होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से।
अब प्रोटॉन इतना बड़ा होता है कि वो चक्कर नहीं लगा सकता, और जब चक्कर नहीं लगा सकता तो हम उसकी आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं कर सकते। दूसरी चीज बच्चा क्या है कि यहां पर ये क्या होता है, ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, बड़ा होता है। फिर क्या दूसरा हमने पॉइंट बताया कि नाभिकीय बल के कारण, आपको पता है भैया नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां चक्कर लगाएगा, यहां चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसके अंदर ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और क्या होगा भैया, न्यूट्रॉन होगा, और इन दोनों के बीच एक बल लगता है नाभिकीय बल, अर्थात वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बीच लगता है। अरे न्यूट्रॉन तो उदासीन है, ठीक है, अर्थात प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, किसी के बीच में लगता है। और कौन सा बल है, नाभिकीय बल, दुनिया का प्रबल बल है। अब प्रबल बल है, इस कारण जो है इसको ये घूमने नहीं देता। अरे भैया जिसके घर में ज्यादा दबाव होगा, ज्यादा घर में दबाव होगा कि भैया घूमे नहीं जाए, तो नहीं जाए, घर में बैठा है। अब तुम लोगों की तरह आवारागर्दी थोड़ी करी, इलेक्ट्रॉन की तरह दे घूमे, ऐसा नहीं होगा। अर्थात समझ गए ना, नाभिकीय बल के कारण। अब आगे देखते हैं क्या है। अब पढ़ते हैं आवेश के गुण, कि आवेश जो है, पहली चीज आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण। भैया ध्यान से समझो, वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण में सबसे पहले बच्चा हम कंडीशन बता दे रहे हैं आपको। एक तो प्लस प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस का होगा, माइनस माइनस या प्लस माइनस का होगा। बच्चा जब भी प्लस प्लस का होता है, जब भी प्लस प्लस का होता है तो प्रतिकर्षण होता है। बच्चा माइनस माइनस का होता है तब भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब प्लस और माइनस का होता है तब क्या होता है, आकर्षण होता है। और जब ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं, मतलब प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, तो इन्हें हम बोलते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। लेकिन जब विपरीत प्रकृति का होता है इसे हम बोलते हैं विजातीय आवेश। कहने का मतलब है कि यदि दोनों एक ही तरीके के रहेंगे तो कभी भी मित्रता नहीं होती है। अर्थात दोनों नरम मित्रता नहीं हो सकते, दोनों गरम मित्रता नहीं हो सकती। एक नरम एक गरम मित्रता हो जाएगी, अर्थात आकर्षण हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। कहने का मतलब जब प्लस और माइनस होता है तभी आकर्षण होगा, प्लस प्लस का होगा तो आकर्षण नहीं होगा, माइनस माइनस होगा तो आकर्षण नहीं होगा। तो भैया देखो हमने यहां पर यही लिखा है कि आवेश के गुण। तो भैया यहां पर जब भी दोनों एक ही हैं, प्लस प्लस के हैं, प्रतिकर्षण होगा, और माइनस माइनस के हैं तब भी प्रतिकर्षण होगा। प्लस माइनस का है तो भैया उसके कहते हैं आकर्षण होगा। और जब दोनों प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों इसे बोलते हैं बच्चा सजातीय आवेश। और बच्चा जब प्लस माइनस का हो इसे बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। हमने पॉइंट में लिखा कि समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहा जाता है। तो भैया आगे समझते हैं, आगे पॉइंट क्या है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगता है और विजातीय आवेशों के बीच जो है वो आकर्षण बल लगता है। अभी जो हमने बताया, जो गर्म और नरम वाले की बात बताई, वही चीज है इसमें। अब मेन बात है यहां पर, ये वाला पॉइंट समझने वाला। क्या लिखा, आवेशों का बीच गणितीय योग होता है।
जो आवेश होते हैं उनका बीजगणितीय योग होता है, अर्थात आवेशों को उनके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे विभव, इसके बाद बच्चा उसमें जो है आवेश को चिन्ह के साथ नहीं लिया आवेश को चिन्ह के साथ लिया जाता है, और यहां पर चिन्ह के साथ जब जोड़ेंगे लेकिन वैद्युत क्षेत्र में घटना नहीं लागू होगी। समझना ध्यान से, हमने क्या बताया कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, लेकिन जब आवेश की ही बात कर रहे होंगे, आवेश को जोड़ रहे होंगे तो उनको चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। देखो भैया यहां पर हमने बनाया है माइनस क्यू, और भी हो सकते थे माइनस क्यू प्लस 2q, ऐसे भी कर सकते हो। देखो भैया ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्या बनाया, उसी के आधार पर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ -2 है, माइनस क्यू है, +2q है, और यहाँ पर +5q है, और -3q है, और -2q है। अब बच्चा जब इनको जोड़ा जाएगा, बीजगणितीय योग का मतलब होता है टोटल योग किया जाए, अर्थात नेट आवेश। बच्चा -q, और ये देखो प्लस का था तो प्लस का कर दिया, ये प्लस का था प्लस का कर दिया, ये माइनस का है माइनस का, और ये भी माइनस का, इन दोनों को जोड़ दिया। 3 2 5 1 कितना होता है 6, माइनस का बच्चा 6 हो गया, और 5 और 2 कितने होते हैं 7, ये 7 प्लस का हो गया, और माइनस और ये प्लस जब घटाओगे तो केवल कितना बचेगा, क्यों बचेगा। अर्थात कहने का मतलब है इसका बीजगणितीय योग होता है, ये याद रखना। अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। मूल आवेश क्या है भैया, मूल आवेश प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। भैया ध्यान से समझना, क्या लिखा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं, और इसका मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। फिर होता है आवेश का क्वांटमीकरण, ये थोड़ा पॉइंट अच्छा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी कई जगह पूछता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जैसे E2E3। या आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है, और Q बराबर क्या लिखा, ±Ne। अब इसको समझते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 2, और कहीं पर लिखा हो 3, और कहीं लिखा हो 4.2, कहीं लिखा हो मान लीजिए, अब ये तो वही हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ये हो गया 5। तो आपसे पूछ ले कि यहाँ पर जो आवेश है, अर्थात इनकी संख्या की, अगर इसके देखो पूर्ण गुणज होता है, तो पूर्ण गुणज का मतलब ये है बच्चा, कहने का मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए, उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अर्थात 2 भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये दशमलव में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो बच्चा ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। तो याद रखना, n का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे आप जो भी पढ़ सको वो हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे डैश डैश होता जाएगा। तो समझ में आ गया मूल आवेश क्या है बच्चा। मूल आवेश बहुत ध्यान से समझना, क्या बताया गया कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। आगे चलते हैं बच्चा। अब आता है आवेश का मात्रक। पूरी कहानी पढ़ाए, अब आते हैं उसके मात्रक की बात करते हैं। क्या है मात्रक। हो सकता है आज वीडियो थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, पहला दिन है, धीरे धीरे चैप्टर को हम समझते जाएंगे। आप लोग कमेंट करना, अगर तेज हो तो जो है बताना, तो और धीरे पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जिस भी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना हो वो चमियानी आ सकता है, चमियानी उन्नाव, यहाँ पर आप जो है ऑफलाइन कोचिंग पढ़ सकते हो। और ये आपको जो नोट्स टाइप के हैं ये भी आपको मिल जाएंगे जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ेगा। ठीक है,
तो आ सकते हो आप लोग। ज़्यादा दूरी हो तो ठंडी में आप घर में ही कम्बल ओढ़ के बैठो और मेरी वीडियो को ज़रूर देखते रहो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब दोस्तों के पास भेजते रहो, ठीक है। तो अब बातें नहीं, अब थोड़ा कर लेते हैं ना, नहीं तुम लोग हमसे ज़्यादा अलाल हो। बच्चा देखते हैं, कह रहा है आवेश का मात्रक आपको पढ़ना है। भैया आपको पता है Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर बच्चा होता है IT। क्या होता है, IT। Q बराबर IT, I बोले तो बच्चा क्या होगा, एम्पियर होगा। और अगर हम T की बात करें तो बच्चा समय होगा, अर्थात एम्पियर नहीं, गड़बड़ कर दिए। यहां पर समय नहीं, मात्रक की बात कर रहे हैं तो ये होगा बच्चा सेकेंड। क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। तो बच्चा इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। और दूसरा मात्रक बच्चा इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। अभी एक कूलाम एक वैज्ञानिक, कूलम्ब भी कहीं कहीं पर पढ़ोगे, क्या कूलम्ब भी पढ़ोगे। और कूलाम जो है वो आप कूलाम का नियम भी पढ़ोगे। तो आगे चैप्टर में सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि यहीं पर नहीं बता दी जाए कूलाम का नियम क्या है, नहीं, ठीक है। आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें जब गोली मार दी जाती है उसकी कहानी पूरी मूवी के लास्ट में बताया जाता है। उसी तरीके कूलाम चाचा को अगर हम यहाँ मार देते हैं तो चैप्टर खत्म होने पर बताएंगे कि इसमें जो है कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में एक स्टेट कूलाम इसका मात्रक होता है और इसका मान बच्चा 3 × 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। अब बात आती है अन्य मात्रक। बच्चा ये जरूर समझना, ये आपको सवालों में इतनी दिक्कत उत्पन्न करेगा जिससे आप ठंडी में पसीना छोड़ दोगे, ठीक है। तो भैया ये चीजें बहुत लोग ये कहते टेढ़ मेढ़ क्या बना है, तो अभी पढ़ लो। बच्चा क्या है कि एक माइक्रो कूलाम ऐसे बनता है, माइक्रो कूलाम। ये देखो हम बना के दिखा दे बड़ा सा तुमको, ये होता है माइक्रो और ये होता है कूलाम। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 और एक नैनो कूलाम, नैनो समझ रहे होगे, एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -9 कूलाम। और बच्चा एक पीको कूलाम, ठीक है, पीको 10 की घात -12 कूलाम और एक मिली कूलाम बराबर होता है बच्चा 10 की घात -3 कूलाम। आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीजें आप समझते जाओ, आगे हम बिल्कुल इसको और डिटेल में बताएंगे। क्या बताया, आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर क्या है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है, जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रिनो। अब बच्चा यहां ये 2 पॉइंट आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत कर रहे हो। आप आगे अभी जब हम आवेशित कण की बात करेंगे, आवेशन पढ़ाएंगे, उसके आगे हम इसका पूरा जो है डिटेल में फिर बताएंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मूवी छोड़ते चलते आगे पूरी कहानी समझेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आपको मेन तो चीज यहां पर यह समझना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है भैया। आवेश का मात्रक आपको याद रखना है कि एम्पियर सेकेंड होता है या कूलाम होता है। उसके अन्य मात्रकों की हमने बात कर ली, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में ये मान याद रखना। हाँ, एक स्टेट कूलाम कभी एक स्टेट कूलाम पूछ लेता है। तो बच्चा जब एक स्टेट कूलाम पूछे तो ये जो गुणे में है इसको कहां भेज दोगे, बटे में भेज दोगे। तो जब बटे में भेज दोगे तो 1/3 × 10 की घात 9 बराबर किसके हो जाएगा, एक स्टेट के कूलाम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात 9, ठीक है। आगे क्या है, ठीक है, एक सेकेंड, इसके आगे वाला टॉपिक पहले पढ़ेंगे। हाँ, क्या बच्चा, आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम कह सकते हो। बच्चा समझना, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है
तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण कहते हैं। बात समझना, जब हम दो वस्तुएं ले लेंगे और दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, यही लिखा है हमने, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और देखो अथवा करके हमने एक दूसरी भी परिभाषा लिखी, इसको भी समझ लेते, तब ये आगे हम जो है अपनी कहानी चालू करेंगे। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है, स्थानांतरण करने का मतलब है कि आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। भैया यही हमने देखो यहां पर बताया है कि एक ए वस्तु है, दूसरी बी वस्तु है। अर्थात जैसे ही हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में क्या होने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं। और यही कारण है, क्या यह कथन आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आपको पता है वस्तु ए पर जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, हमने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाने लगते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनावेश और जिसमें जा रहे होते हैं उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। भैया आपको पता है Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, और जब ऋण आवेश होगा तो Q बराबर माइनस Ne होगा। और आपको पता है जैसे ही हम योग करेंगे टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। इससे सिद्ध हो गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो समझ गए होगे। आगे चलते हैं, आवेश संरक्षण नियम की बात पढ़ते हैं। हाँ भैया, अब आया आवेशन। क्या है आवेशन? क्या है आवेशन? आवेशन का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, जैसे ही आवेशित कैसे करेंगे भैया, आपको पता है? नहीं पता है आपको। अभी कहाँ पता है, अब तो हम पढ़ाएंगे ना। हाँ, फिर वही बन गया, फिर तो कटेगा ही। अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो आपको पता है बच्चा, इसके कारण ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और इसी घटना को तो बच्चा क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। हमने यही लिखा कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, अथवा ग्रहण करने की भी कह सकते हो, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। और आवेशन की विधियां, अर्थात किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी 3 ही क्या होती हैं, विधियां होती हैं, 3 ही घटनाएं होती हैं बच्चा। पहली होती है घर्षण द्वारा, दूसरी होती है चालन द्वारा, तीसरी होती है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा या प्रेरण द्वारा। समझ में आया आवेशन क्या है? आवेशन किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही हम आवेशन कहते हैं। आवेशन 3 प्रकार का होता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो पहले बच्चा हम समझते हैं कि घर्षण द्वारा क्या है। घर्षण द्वारा का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी आवेश संरक्षण में पढ़ा वैसे ही कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, जो है घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझते हैं क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन?
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है भैया। तुम नहीं बैठे होते वहां पर कि तुम्हारा स्थानांतरण हो, ठीक है। अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो अगला वीडियो जो है हम आगे पार्ट में देखेंगे। आगे जितने टॉपिक हैं हम अलग अलग वीडियो में देखते रहेंगे जो है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।